ये बात 2018 की है। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ जंगल में पार्टी कर रहा था। पार्टी मतलब दारू, चिकन, सिगरेट और ढेर सारी बकचोदी। तीनों में से एक मेरा कजन ब्रदर था, विक्की। दूसरा मेरे बचपन का दोस्त कपिल था। और तीसरा था हमारे ग्रुप का सबसे बकचोद लौंडा, रवि, जो देखने में भोला भाला स्वामी जैसा दिखाई देता था, पर था बहुत कांडी। तो उस दिन हमने वहीं जंगल में दिन भर पार्टी की। उसके बाद रात में 8 बजे करीब मेरे दोस्त कपिल को सनक चढ़ गई। वो अचानक से मुझसे बोला, ओए वीरू, चल तेरे मामा के घर चलते हैं। मेरा मन नहीं था जाने का, क्योंकि हमारे शहर हल्द्वानी से मेरे मामा का घर 160 किलोमीटर दूर कई पहाड़ियों को पार करने के बाद आता था। आड़ी टेढ़ी घुमावदार सड़कें थी। ऊपर से हमने शराब बहुत पी रखी थी, वैसे ही सिर भारी हो रखा था। आड़ी टेढ़ी घुमावदार सड़कों में जाकर तो सिर फट ही जाता। मगर कार कपिल की थी और सनक भी उसी की, और उसकी सनक के आगे कभी किसी की नहीं चलती थी। आखिर में सबने उसी की बात मानी और हम निकल पड़े मेरे मामा के घर की तरफ, जो था गरुड़ बैजीनाथ के बाद चौरसो नाम के एक छोटे से गांव में। ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में आता है। हमने भीमताल के बाद भवाली क्रॉस किया। तब तक रात के 9 बज चुके थे। भवाली से हमने बियर की कुछ और बोतलें खरीद ली। विक्की तो 4 पैग मार के कार की पिछली सीट में सोया हुआ था। उसको अब बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। तो अब बस कार में हम 3 ही लोग थे जो बातचीत कर रहे थे। रास्ते में ऐसे ही बातों बातों में बात आई मशान की। मशान का मतलब होता है कि भटकता प्रेत या कह लो कोई भूत। मशान जब किसी के ऊपर लग जाता है तो उसे पूजा पाठ या हवन के जरिए ही दूर किया जाता है। तो ऐसे ही रवि ने बताया कि उसके एक अंकल थे जिनको मशान लग गया था। तो वो अंकल बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हरकतें कर दिया करते थे। रवि ने बताया कि एक शाम वो उनके घर गया हुआ था। तब तक उसको नहीं पता था कि उसके अंकल मेंटली इल हैं। रवि को बहुत जोर से सुसु आ रहा था। उसे अपने अंकल के घर पर टॉयलेट जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि उनके घर पर उसके अंकल की बेटी की सहेली भी आई हुई थी। तो रवि घर के बाहर जाकर दीवार से सटकर पेशाब करने लगा। तभी किसी ने उसके पिछवाड़े में जोर से एक लात मारी, जिसकी वजह से रवि की पैंट गीली हो गई। उसने गाली देते हुए पीछे देखा तो पीछे उसके अंकल खड़े थे। उनकी आंखें ऊपर को चढ़ी हुई थी, मतलब कि उनकी आंखों की पुतली गायब थी। रवि ने तुरंत अपनी जिप बंद की और भागकर अपनी बाइक में बैठा और सीधा घर वापस आ गया। हमें लगा कि रवि सिर्फ कहानी बना रहा है। कपिल बोला, अबे ब्रूसली के, ये सिर्फ बकवास है, मशान वशान कुछ नहीं होता। कपिल ने जैसे ही अपनी ये बात पूरी की, बस तभी उसकी कार के नीचे एक जोर का झटका लगा और कार लगभग 1 फुट ऊंची उछली और फिर रपटते हुए सड़क के किनारे जाकर रुक गई। विक्की अभी भी घोड़े बेचकर सोया हुआ था। उसकी नींद इतनी पक्की थी कि अगर गाड़ी पलटकर नीचे खाई में भी गिर जाती तो वो जागता नहीं, बल्कि सोते सोते ही मर जाता। खैर, फिलहाल तो हम बाल बाल बचे थे। हम तीनों कार से नीचे उतरे और कार के नीचे मोबाइल की फ्लैशलाइट डाल के देखा। तब पता चला कि कार का पिछला टायर फट गया है। अजीब बात थी, क्योंकि टायर्स एकदम नए थे। उस वक्त सड़क में दूसरी कोई गाड़ी नहीं थी। हम तीनों काफी देर तक सोचते रहे कि टायर चेंज कैसे करें, क्योंकि किसी को भी टायर चेंज करना नहीं आता था। तभी उस सड़क में दूर हमें 2 हेडलाइट्स चमकती दिखाई दी। जब वो पास आई तो देखा वो एक टाटा सूमो गाड़ी थी। अच्छी बात यह थी कि उस टाटा सूमो गाड़ी के ड्राइवर ने हमें सड़क के किनारे खड़ा देखा। उसने गाड़ी रोकी और फिर हमसे पूछा, अरे दादा, गाड़ी खराब हो गई है क्या? कपिल ने उसे बताया कि गाड़ी का पिछला टायर फट गया है और टायर खुल नहीं रहा। फिर उस टाटा सूमो वाले पहाड़ी ड्राइवर ने हमारी कार के टायर खोल के उसे चेंज कर दिया। बदले में कपिल ने उसे कुछ पैसे देने चाहे, मगर उस ड्राइवर ने पैसे नहीं लिए। तो कपिल ने उसे बियर की एक बोतल देते हुए कहा, थैंक यू भाई साहब, ये लो तुम भी पार्टी करो। पहले तो वो ड्राइवर मना करने लगा, फिर हमारी जिद के बाद उसने बोतल तो ले ली और फिर बोला, अब दादा, बुरा मत मानना यार, पर एक हिदायत दूंगा। आप चारों पहाड़ों में पार्टी करने आए हो, अच्छी बात है, पर शराब की बोतल को यहाँ वहाँ सड़क में मत फेंकना, क्योंकि आगे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा मंदिर है। आप लोग उस मंदिर को पार करके थोड़ा आगे जाके ही पीना, क्या है ना, भगवान नाराज हो जाएंगे। उसके बाद वो ड्राइवर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हम भी अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए।
जिस जगह पर उस वक्त हम थे वो एक जंगल वाला इलाका था, और हाँ, उससे कुछ दूर आगे जाकर एक बड़ा सा मंदिर था। हम लोगों ने उस मंदिर को पार करने के बाद और उससे बहुत दूर जाने के बाद ही अपनी बियर की बोतलें खोली। उसके बाद करीब 1 घंटे तक लगातार ड्राइव करते रहने के बाद हमने अल्मोड़ा क्रॉस कर लिया। वहाँ वाइन शॉप सारी बंद हो चुकी थी। हम वहाँ से आगे गए तो कोसी नाम की जगह में भी सब कुछ बंद हो चुका था, पर एक रेस्टोरेंट खुला था जो लगभग बंद होने ही वाला था। वहाँ से हमने मछली के पकौड़े और कुछ फ्राइड चिकन खरीद लिया। अब हमारी गाड़ी में दारू थी, मछली थी और चिकन भी था। मतलब कि उस सफर में हमारी पार्टी का सारा इंतजाम था। कोसी से करीब 10-12 किलोमीटर आगे जाके गाड़ी के अंदर से अजीब सी बदबू आने लगी, और वो बदबू सिर्फ मुझे सुंघाई दे रही थी। मैंने कपिल से कहा, अबे गाड़ी रोक, मुझे लगता है इंजन के अंदर कुछ जल रहा है। मेरे कहने पर कपिल ने गाड़ी साइड में रोकी और हम तीनों कार से बाहर निकले। विक्की अभी भी सोया हुआ था। कपिल ने इंजन का हुड खोलने के लिए जैसे ही उसे पकड़ा, उसने एक झटके में अपने हाथ पीछे खींच लिए। हुड बहुत गर्म है। फिर एक कपड़े की मदद से मैंने इंजन का हुड खोला। उस वक्त हम बीच जंगल वाली सड़क में थे। चारों तरफ घुप अंधेरा था। कार की हेडलाइट्स ऑन थी और इंजन में से धुआं निकल रहा था, मगर उसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके जलने की अजीब सी बदबू मुझे सुंघाई दे रही थी। कपिल मुझसे बोला, अबे सिर्फ तुझे बदबू आ रही है, यहाँ कुछ नहीं जल रहा। इंजन में से तो थोड़ी बहुत बदबू आती ही है। मैंने उसे कहा, नहीं भाई, ये बदबू अजीब है, जैसे मांस जलने की, बाल जलने की बदबू आती है, बिल्कुल वैसी ही। कपिल बोला, चल कुछ भी बोलता है। हॉरर स्टोरीज लिख लिख कर तेरे दिमाग में भूत घुस गया है। कॉमेडी लिख, फनी बन फनी साला। ऐसा कहकर कपिल वहां से थोड़ा दूर चला गया और एक झाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। रवि भी उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया और वो दोनों हल्के होने लगे। मैं कार में जाकर बैठ गया। मैंने देखा विक्की कार में नहीं था, जो अभी तक कार में ही सोया हुआ था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, मुझे कपिल और रवि के अलावा कोई नहीं दिखा। वो दोनों हाथ धोकर वापस कार में बैठे। मैंने कहा, कपिल, रवि, विक्की कहाँ चला गया? रवि हंसता हुआ बोला, क्या हुआ वीरू भाई, ज्यादा चढ़ गई क्या? विक्की तो हमारे साथ आया ही नहीं था। भूल गए? उसे तो हमने काठगोदाम में ही उतार दिया था। ऑटो में बैठकर घर चला गया था वो। ये बात सुनकर मुझे अपने कानों में यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा, भाई वो तो पूरे वक्त कार में ही था, यहाँ मेरे बगल में ही तो सोया हुआ था। कपिल कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो झुंझलाते हुए बोला, अबे चुप यार, एक ये कार स्टार्ट नहीं हो रही और तू अलग रोना लेकर बैठा है। कपिल सनकी आदमी था, उसके गुस्से से मैं अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए मैं चुप होकर बैठ गया। मैं अपने दिमाग में याद करने की कोशिश कर रहा था कि विक्की कब कार से नीचे उतरा, और जो मैंने उसे पूरे वक्त कार में सोया हुआ देखा था वो क्या था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मेरे बगल में सीट के ऊपर एक जैकेट रखी हुई थी। मैं उस जैकेट को देखकर सोचने लगा कि शायद इस जैकेट की वजह से मुझे भ्रम हुआ होगा कि विक्की कार में सोया हुआ है, क्योंकि शराब मैंने भी बहुत पी रखी थी और मुझे याद है कि इस पूरे वक्त में हम में से किसी ने विक्की से कोई बात नहीं की थी। तब मैंने सोचा कि शायद मुझे ही भ्रम हुआ होगा। कपिल बोला, वह जो अब गाड़ी में ही रात काली करनी पड़ेगी, मामा को फोन करके बता देते हैं कि हम सुबह को ही आएंगे। उसके बाद कपिल ने मेरे मामा को कॉल करके बताया कि गाड़ी खराब हो गई है। कुछ देर बाद बैठे बैठे कपिल और रवि आगे वाली सीट में सो गए। सड़क एकदम खाली थी। सड़क के एक किनारे नदी बह रही थी, जो चांद की रोशनी में साफ दिखाई दे रही थी, और उसी रोशनी में मैंने उस नदी के किनारे कुछ हिलता हुआ सा देखा। मैंने गौर किया कि नदी के किनारे कुछ पेड़ थे, सूखे, बिना पत्तों के। मुझे वो पेड़ चलते हुए से प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 आदमी वहां पर टहल रहे हों। मुझे डर लग रहा था कि आखिर उस अंधेरे में, वो भी उस घने जंगल में, नदी के किनारे वो आदमी कर क्या रहे थे। उसके बाद मैंने भी सोने की कोशिश की और आंखें बंद कर ली, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर में मेरे कानों में एक आवाज पड़ी। मैंने अपनी आंखें खोलकर बगल में देखा
और जो देखा वो देखकर मैं एकदम से चौंक पड़ा। मैंने देखा मेरे बगल में विक्की बैठा मछली के पकौड़े और चिकन खा रहा था। वो बड़ी ही अजीब ढंग से खा रहा था, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को खाता है, बिल्कुल वैसे ही। मैंने कांपती आवाज में सामने बैठे रवि और कपिल को आवाज दी और उन्हें जगाया, लेकिन तभी मुझे बाहर नदी की तरफ से किसी के भागने की आवाज आई। मैंने खिड़की से बाहर नदी की तरफ देखा। एक आदमी बड़ी ही तेजी से हमारी कार की तरफ दौड़ा आ रहा था। वो एकदम कार के नजदीक पहुंच चुका था और वो मेरे बगल में खिड़की से टकराने ही वाला था कि मेरी चीख निकल गई। सामने बैठे रवि और कपिल पीछे मुड़कर मुझे बड़ी बड़ी आंखों से चीखता हुआ देख रहे थे। कपिल बोला, फिर से तूने ड्रामा शुरू कर दिया? अबे साले, कहीं तू हमसे छुप छुपा के ड्रग्स तो नहीं लेता? मैंने कहा, यार मैंने अभी यहां बगल में विक्की को देखा। कपिल और रवि ने मेरे बगल में देखा और फिर कपिल मेरी तरफ देखकर बोला, कहाँ है विक्की? हमें तो नहीं दिख रहा। मैंने कहा, भाई अभी यहीं पर था, ये देखो, ये हड्डियां, ये मछली के कांटे, वो इन्हें खा रहा था। कपिल बोला, अच्छा तो फिर अब कहाँ चला गया वो? मैंने कहा, पता नहीं यार, वो यहीं पर था। फिर मुझे बाहर से कोई आदमी हमारी गाड़ी की तरफ भागते हुए आता दिखा। मैं बाहर देखने लगा तो विक्की पता नहीं कहाँ चला गया। कपिल बोला, तुझे दारू पीने के बाद कहाँ कुछ याद रहता है? ये चिकन मछली तूने ही खाए होंगे, भूल गया होगा तू। रवि कपिल की तरफ देखकर बोला, कहीं भाई पागल तो नहीं हो गया? मेरे अंकल भी ऐसी ही हरकतें करते थे। मैं रवि पर चिल्लाते हुए बोला, अबे चुप कर यार तू, मैं सच कह रहा हूँ, विक्की यहीं पर था। कहीं तुम दोनों मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहे? कपिल कुछ देर खामोश रहा, फिर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर कार चालू नहीं हुई। कपिल मुझसे बोला, शायद तू ठीक कह रहा है, यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। भवाली क्रॉस करने के बाद मुझे भी कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था, मगर तुम मुझे चूतिया ना समझो, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। जब हमारी गाड़ी का टायर फटा था उस वक्त हम मशान की बात कर रहे थे। जैसे ही मैंने बोला कि मशान वशान कुछ नहीं होता, तभी हमारी कार में जोर का झटका लगा और टायर फट गया, जबकि मेरी नजर सड़क पर ही थी और सड़क में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे गाड़ी हवा में उछल पड़े। और तुम्हें याद है, जिस टाटा सुमो वाले ड्राइवर ने हमारा टायर चेंज किया था, उसने एक बात बोली थी, आप चारों यहाँ पहाड़ों में पार्टी करने आए हो। उसने आप चारों बोला था, जबकि हम तो 3 हैं। यानी कि उसने भी हमारी कार के अंदर बैठे हुए उस चौथे शख्स को देखा था, जिसे तू विक्की समझ रहा था, जबकि विक्की को तो हम काठगोदाम में ही छोड़कर आ गए थे। इसका मतलब यहाँ हमारे साथ सच में कोई तो है। वीरू, तू सही कह रहा है, मगर कमबख्त ये कार चालू नहीं हो रही। जब कपिल ये सारी बातें कर रहा था, तब रवि का चेहरा खिड़की की तरफ था। वो ना कुछ बोल रहा था, ना ही कुछ मूवमेंट कर रहा था। वो बस चुपचाप बुत बने बैठा हुआ था। कपिल ने रवि के कंधे में हाथ रखा और उसे हिलाया तो रवि धीमे से बोला, भाई वो पेड़ के पास देख। हम तीनों कार की खिड़की के नजदीक गए और बाहर उस तरफ देखने लगे जिस तरफ रवि ने पॉइंट किया हुआ था। कार से बस कुछ ही कदम की दूरी पर एक पेड़ था, उसके नीचे झाड़ी थी और झाड़ी के पीछे कोई बैठा हुआ था और वहां से छुपकर हमें देख रहा था। हम तीनों भी उसे देख पा रहे थे। कपिल उसे देखकर चीखा, हे, कौन है वहां पर? कपिल की आवाज सुनकर वो आदमी झाड़ी के पीछे छुप गया। मैंने कपिल से कहा, भाई किसी को फोन करके मदद के लिए बुला ले। दरअसल जिस जगह पर हम उस वक्त फंसे हुए थे, उस जगह से कुछ ही दूरी पर कपिल का गांव भी था, जहां उसके ताऊ और कजिन भाई लोग रहते थे। कपिल ने अपना फोन देखा, मगर उसके फोन से नेटवर्क जा चुके थे। मैंने और रवि ने भी अपने अपने फोन चेक किए, उनमें भी नेटवर्क गायब था। कपिल बोला, यार अभी कुछ देर पहले तो नेटवर्क था जब मैंने मामा से बात की थी। रवि ने आसमान की तरफ देखकर कहा, मौसम बिगड़ रहा है इसलिए नेटवर्क भी चला गया। हम तीनों ने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा। आसमान में काले काले बादल घिर आए थे और बूंदाबांदी होने लगी थी। रवि फिर बोला, हे, वो आदमी कहाँ चला गया? तभी हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारी कार की छत के ऊपर कोई है, क्योंकि छत आवाज करने लगी थी। बारिश की बूंदों के साथ ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई छत पर खड़ा हो। कपिल छत की तरफ देखकर बोला, ये साला वही आदमी होगा, रुक इसकी टांग तोड़कर आता हूं।
असल में उसने टांग नहीं कुछ और तोड़ने की बात कही थी। कपिल ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर छत की तरफ देखकर गाली देने लगा, मगर उसकी गाली आधी उसके हलक में ही फंस गई। वो गाली देते देते चुप हो गया, मानो जैसे उसने अपनी उम्मीद से परे कुछ और ही देख लिया हो। वो झट से डर कर वापस कार के अंदर बैठा। उसकी हालत खराब थी और उसकी फटी पड़ी थी आंखें। मैंने और रवि ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि उसने बाहर छत पर क्या देखा। कपिल कांपती आवाज में बोला, पता नहीं क्या था यार, मैं तो ना इंसान था ना जानवर, लेकिन उसका चेहरा एकदम विक्की जैसा था। रवि घबराता हुआ बोला, क्या कहीं विक्की मर तो? तू एक काम कर, विक्की को कॉल कर। अरे मैं कैसे कॉल करूं यार? कपिल खींचते हुए बोला, फोन में नेटवर्क नहीं है। मेरी भी हालत खराब थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार से बाहर निकल नहीं सकते थे और कार के अंदर बैठे बैठे हम किसी और को कॉल नहीं कर सकते थे। और रात थी कि बीत ही नहीं रही थी। और उस दौरान उस सड़क से कोई ट्रक या कोई बस या कोई कार नहीं गुजरी जिससे हम मदद मांग सकते थे। हम तीनों अंदर बैठे सुबह होने का या वहां से किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने लगे। कपिल ने मोबाइल में टाइम देखा, रात का 1 बज रहा था। समय पता नहीं क्यों गुजर ही नहीं रहा था। एक एक मिनट घंटों के समान लग रहा था। तभी हमें वहां सामने से आती एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखी। वो एक ट्रक था। हम तीनों कार से बाहर निकले और चिल्लाते हुए उस ट्रक वाले को हाथ देकर रुकने का इशारा करने लगे, मगर मैंने ट्रक वाले की तरफ देखा। वो ट्रक वाला हमारी तरफ देख तो रहा था, मगर उसके चेहरे में डर के भाव थे। उसने तुरंत अपने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और तेजी से वहां से दूर चला गया। कपिल और रवि उस ट्रक ड्राइवर को गालियां देने लगे, मगर मुझे मालूम था कि वो ट्रक ड्राइवर किस चीज को देखकर डर कर वहां से भागा था। मैंने पलटकर कार की तरफ देखा। कार की छत पर एक आदमी बैठा हुआ था, वही आदमी जिसे हमने झाड़ी में छुपा हुआ देखा था। उसके बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। उसके पूरे बदन में मोटे मोटे फफोले उठे हुए थे। उसके कंधे चौड़े, कमर पतली थी। आसमान में जब बिजली कड़कती तब उसकी रोशनी में हम उसे साफ साफ देख सकते थे। उसका चेहरा एकदम विक्की जैसा था, मगर उसके पैर किसी जानवर की तरह थे। रवि और कपिल ने भी उसे देखा तो वो दोनों वहां से भागने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे भागा। अब हम तीनों अपनी कार से दूर भाग रहे थे, उसी तरफ जिस तरफ वो ट्रक गया था। वो हैवान जो हमारी कार की छत पर था, वो जोर से हंसा। उसकी हंसी ऐसी थी मानो जैसे कोई भेड़िया इंसान की तरह हंसने की कोशिश कर रहा हो। वो कार की छत से नीचे कूदा और हमारे पीछे भागने लगा। बारिश अभी भी पूरे जोश में बरस रही थी और हम तीनों भी सड़क में बेतहाशा भाग रहे थे। करीब 500-700 मीटर भागते रहने के बाद हमें सड़क में एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया। उसकी हैजार्ड लाइट्स जली हुई थी। हम उसके करीब गए तो देखा ये वही ट्रक था जो अभी कुछ देर पहले हमारे सामने से गुजरा था। मैं ट्रक के पास गया और ट्रक का दरवाजा खोलकर अंदर देखा। उस ट्रक के अंदर कोई नहीं था। उस ट्रक की हेडलाइट्स अभी भी जली हुई थी। कपिल और रवि ट्रक के सामने गए तो देखा सामने एक पुलिया टूटी हुई थी, जिस वजह से सड़क के दूसरी तरफ नहीं जाया जा सकता था। तभी ट्रक के पीछे कोई बहुत जोर से कूदा, इतनी जोर से कि पूरा का पूरा ट्रक कांप उठा। मैं धीमे से ट्रक से बाहर निकला और अपने होठों पर उंगली रखते हुए कपिल और रवि को शांत रहने का इशारा किया। उसके बाद हम तीनों उस टूटी हुई पुलिया के नीचे गए। वहां से एक कच्चा रास्ता कहीं तो जाता था। हम उसी रास्ते में भागने लगे। अभी हमें भागते हुए कुछ ही देर हुई थी कि हमें एक आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई पड़ी। वो चीख सड़क की तरफ से आ रही थी। शायद ये उसी ट्रक ड्राइवर की चीख थी। हम समझ गए थे कि वो मर चुका है, उस शैतान ने उसे मार डाला है। बस फिर क्या था, हम और तेजी से भागने लगे। जिस रास्ते में हम भाग रहे थे उसके उल्टे हाथ की तरफ खेत थे और सीधे हाथ की तरफ एक नदी थी। नदी की दूसरी तरफ सड़क थी, वही सड़क जिससे हम वहां आए थे। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज था। हम उसे पार करके सड़क तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए हम उसी कच्चे रास्ते में भागते रहे, इस उम्मीद में कि आगे किसी गांव में पहुंचेंगे या फिर नदी को पार करने के लिए किसी पुल तक। मगर भागते भागते हम एक विशाल काय बरगद के पेड़ के पास पहुंचे।
उस बरगद के पेड़ के नीचे बेहद अंधेरा था। रवि का मोबाइल कार में ही छूट गया था और मेरा मोबाइल पानी में भीग कर खराब हो चुका था। कपिल ने अपना आईफोन निकाला। लकीली आईफोन ठीक था, मगर उसमें अभी भी नेटवर्क शो नहीं हो रहे थे। कपिल ने उसकी फ्लैशलाइट ऑन की। तब कुछ दूरी पर हमें एक बड़ी सी खंडरनुमा इमारत दिखाई दी। काले पत्थरों की बनी हुई वो इमारत असल में एक मंदिर था। हम भागकर उस मंदिर के अंदर गए। उसके अंदर न जाने किस देवता की एक बड़ी सी प्रतिमा थी। चारों तरफ सूखे पत्ते और सूखी लकड़ियां बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस मंदिर में काफी समय से कोई नहीं आया। रवि बोला, "हाँ, अब हम यहाँ एकदम सुरक्षित हैं। मंदिर में वो हैवान नहीं आ सकेगा।" कपिल ने उस विशाल प्रतिमा की तरफ मोबाइल की फ्लैशलाइट घुमाई और उसे अच्छे से देखा। तब हम तीनों ने गौर किया कि उस प्रतिमा के पैर किसी जानवर के समान थे। तभी हमें उस मंदिर के बाहर से एक मोटी भारी चीख सुनाई दी। उस चीख में गुस्सा था, गुर्राहट थी। वो शैतान हमारा पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंचा था। वो मंदिर के बाहर इधर से उधर दौड़ रहा था, मगर वो मंदिर के अंदर नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से दहाड़ रहा था। हमारे पास भी वहां से भागने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सिर्फ एक रास्ता था जहां से हम उस मंदिर के अंदर घुसे थे, उस मंदिर का गेट। मगर वो हैवान अब उस मंदिर के गेट के सामने आकर खड़ा हो गया। मंदिर के उस गेट और हमारे बीच में कम से कम 20 कदमों का फासला होगा। आसमान में अभी भी बिजली कड़क रही थी, मानो जैसे उसे भी हमें डराने में मजा आ रहा हो। कपिल बोला, "इसकी मां का, अब हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे?" मैंने कहा, "नहीं, हमें यहां से बाहर भागने की जरूरत नहीं है। वो अंदर नहीं आ रहा, शायद इस प्रतिमा से डर रहा है।" रवि बोला, "पर वो इससे डरेगा क्यों? ये मूर्ति तो उसी की है।" मैंने कहा, "ये मूर्ति उसकी नहीं है, उसके जैसी है। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, पर शायद वो इस मूर्ति को अपने जैसा जीता जागता जीव समझ रहा है। इस मूर्ति का साइज देखो, उस जीव से 2 गुना बड़ा है। शायद इसीलिए इससे डरकर वो अंदर नहीं आ रहा। खैर, कुछ भी हो, पर यही जगह हमारे लिए सबसे सेफ है।" फिर मैंने कपिल से पूछा, "कपिल, अपने मोबाइल में देख, टाइम क्या हुआ है?" कपिल ने मोबाइल में देखा और बोला, 1:20 हो रहा है। रवि लगभग रोता हुआ बोला, "क्या 1:20? हम पिछले 2 घंटे से भाग रहे हैं और अभी तक 1:20 ही हो रहा है।" कपिल बोला, "लगता है हम किसी मायाजाल में फंस चुके हैं।" ओए भूतनी के, मायाजाल में नहीं फंसा है तू। अचानक से हमारे पीछे से एक अंधेरे कोने से ये आवाज आई, ये मशाल है, ये ऐसे किसी को तंग नहीं करता। तुम ही लोगों ने ऐसे उकसाया होगा। कपिल ने अपने आईफोन की फ्लैशलाइट उस अंधेरे कोने की तरफ घुमाई। तभी उस अंधेरे कोने से फिर से आवाज आई, ओए लैंडी, रोशनी बंद कर, पहले लुंगी पहनने दे मुझे। उसके बाद लुंगी लपेटते हुए एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसके काले लंबे बाल थे और लंबी दाढ़ी थी। उसने एक मैला कुचला कुर्ता और लुंगी पहनी हुई थी। सिर पर एक काला कपड़ा बांधा हुआ था। देखने में वो किसी तांत्रिक के समान दिखाई दे रहा था। फिर उसने बाहर खड़े उस शैतान को देखा और हंसता हुआ बोला, मतियाण लग गया है तुम्हारे पीछे, मतियाण। रवि बोला, "बाबा जी, आप हंस रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा?" वो तांत्रिक आंखें फाड़ के रवि की तरफ देखकर बोला, हे, बाबा जी अपने बाप को बोलियो, कॉल मी सर। रवि सक पकाते हुए बोला, "ओके सर, कौन है ये और ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है?" वो तांत्रिक बोला, मतियाण है ये, एक नंबर का धूर्त शैतान, वेरी मिस्चीवियस। रवि बोला, "सो हाउ डू वी गेट रिड ऑफ दिस फकिंग क्रिएचर?" अबे हिंदी में बोल, हॉलीवुड के चोरे। वो तांत्रिक चीख कर बोला। रवि मुंह ही मुंह में बोला, "अरे पर आपने ही तो कहा वेरी मिस्चीवियस।" मैंने उसे बीच में टोका और उस तांत्रिक से कहा, "सर, ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? कौन है ये?" वो तांत्रिक बोला, मतियाण की इकलौती औलाद, तुम लोगों ने मशान सुना होगा। मशान किसी इंसान के अंदर घुसकर अपना काम करता है, लेकिन मतियाण को किसी के अंदर घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका खुद का एक रूप है, मगर इसका कोई चेहरा नहीं होता। मैंने कहा, "पर बाबा जी, अब मेरा मतलब है सर जी, मुझे इसके चेहरे में मेरे दोस्त का चेहरा दिखाई दे रहा था।"
वो तांत्रिक बोला, ऐसा ही होता है। जो आखिरी चेहरा तुम्हारे दिमाग को याद होता है, यह शैतान उसी चेहरे को धारण कर लेता है। तुम्हें इसमें तुम्हारा दोस्त दिख रहा होगा, मगर मुझे इसमें मेरी पत्नी दिखाई देती है, वो भी इतनी ही बदसूरत थी। कपिल हाथ में मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके चुपचाप खड़ा था। वो तांत्रिक कपिल की तरफ देखकर बोला, अबे तू भी कोई डायलॉग बोल ले स्पॉट बॉय। कपिल बोला, अब ये हमारे पीछे क्यों है? वो तांत्रिक बोला, खेल रहा है ये तुम्हारे साथ। जब भूख लगेगी तो तुम में से किसी एक को मार कर खा लेगा। वैसे कहां से उठा लाए तुम इसे? मैंने कहा, कहां से उठा लाए मतलब? हम थोड़ी ना इसे कहीं से उठा कर लाए हैं। वो तांत्रिक हंसकर बोला, ये ऐसे किसी के पीछे नहीं जाता हैंडसम। उस तांत्रिक ने मुझे हैंडसम बोला। बस तभी मुझे समझ आ गया था कि मैं ही इस कहानी का हीरो हूं। इसी बात से रवि और कपिल के चेहरों में मुझे जलन की भावना दिखाई दी। वो तांत्रिक आगे बोला, ये पहाड़ों में, जंगलों में भटकता रहता है। कहीं किसी मोड़ पर तुम लोगों ने इसे उकसाया होगा, चुनौती दी होगी, बस तभी ये तुम्हारे पीछे पड़ गया। कपिल कुछ सोचते हुए बोला, अब एक मिनट, भोवाली वाली सड़क में जब रवि अपने फूफा की कहानी बता रहा था कि कैसे उनके ऊपर मशान लग गया था और वो मेंटली इल हो गए थे, तब मैंने कहा था कि मशान कुछ नहीं होता, फालतू की बातें हैं। बस तभी हमारी कार बहुत जोर से उछली थी और टायर फट गया था। वो तांत्रिक अपनी एक भौं उठाकर कपिल से बोला, तो पहला नंबर तेरा ही है लैंडी। कपिल घबराते हुए बोला, अब पहला नंबर मेरा मतलब? वो तांत्रिक बोला, वो पहले तुझे मारेगा साइड हीरो। रवि मुंह ही मुंह में बोला, थैंक गॉड, इसका मतलब मुझे जान बचाकर भागने का मौका मिल जाएगा। कपिल ने रवि की तरफ गुस्से से देखा और बोला, साले कुत्ते। वो तांत्रिक रवि से बोला, ए रुको, आपस में मत लड़ मरना। एक उपाय है, इस शैतान को खुश करना पड़ेगा। रवि अपनी छाती के बटन लगाते हुए बोला, क्या मतलब खुश करना पड़ेगा? मैं कुछ नहीं करूंगा, कितना मोटा है वो। तांत्रिक खींचते हुए रवि से बोला, अबे तू रुक रे, इसको एक बड़े जानवर की बलि देकर खुश करना होगा, तभी ये शांत होगा। कपिल बोला, अभी हम बड़ा जानवर कहां से लेकर आएंगे? वो तांत्रिक बोला, इसकी फिक्र मत करो, मेरे पास है, बस तुम्हें मुझे उस जानवर के बदले पैसे देने होंगे। कपिल बोला, कितने पैसे? सिर्फ 1 लाख रुपए। वो तांत्रिक बोला। रवि अचानक से बोला, 1 लाख? हम अभी कहां से लेकर आए? यहां तो नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा, हम गूपे भी नहीं कर सकते। तभी बाहर से वो शैतान जोर से दहाड़ा। बारिश अभी भी बराबर बरस रही थी, आसमान में बिजली कड़क रही थी। तभी वो तांत्रिक बोला, 1 लाख में डील डन करते हो तो बोलो, उसी के बाद मैं आगे की क्रिया करूंगा। कपिल बोला, हाँ, डन, हम दे देंगे 1 लाख। वो तांत्रिक वापस उसी अंधेरे कोने में गया और वहां से एक भैंस ले आया। फिर उसने एक हवन कुंड में आग जलाई और कुछ मंत्र पढ़कर उस भैंस के माथे पर भभूत मली और उसे वापस उस अंधेरे कोने में ले जाने लगा। रवि ने उसे रोकते हुए कहा, अब इसे कहां लेकर जा रहे हो? इसकी बलि कब दोगे? वो तांत्रिक बोला, यहां नहीं, मंदिर के पीछे ले जाकर काटूंगा इसे, ताकि मत्याण मंदिर के पीछे आकर इस भैंस का मांस खाने में व्यस्त हो जाए और तुम्हें यहां से भागने का मौका मिल जाए। ये आइडिया अच्छा था, इसलिए हम इंतजार करने लगे। हमने गेट की तरफ देखा। गेट पर खड़ा वो शैतान हवा में किसी चीज की गंध सूंघने की कोशिश कर रहा था। शायद तांत्रिक ने भैंस की बलि दे दी थी और शैतान उसी के खून की गंध को हवा में सूंघ पा रहा था। थोड़ी देर में वो शैतान गेट से हट गया और हमने उसके भागते कदमों की आवाज सुनी जो मंदिर के पीछे जाकर रुकी। बस उसी वक्त हम तीनों गेट की तरफ भागे। तभी हमारे पीछे से तांत्रिक दौड़ता हुआ आया और हम तीनों के ऊपर एक मुट्ठी राख फेंकी। राख हम तीनों के ऊपर गिरी। मैंने उस तांत्रिक से कहा, अब ये क्या था? वो तांत्रिक बोला, ये मामूली राख नहीं है, अगर तुमने मेरे 1 लाख रुपए नहीं दिए तो 3 दिन के अंदर तुम वापस उल्टे कदम यहां तक चल कर आओगे। इस भभूत पर मैंने मंत्र पढ़ा है, धोखा मत देना। अब जाओ, जल्दी भागो यहां से, पैसे मुझे गूपे कर देना। हम तीनों तुरंत उस मंदिर से बाहर भागे। बारिश अभी भी पूरे जोर पर थी, रह रहकर बिजली भी कड़क रही थी। रास्ते के बगल में बहती नदी पूरे उफान पर थी। हम वापस उस टूटे हुए पुल के पास पहुंचे।
वहां से एक रास्ता सड़क पर जाता था, वहीं जहां पर वो ट्रक खड़ा था। हम भागते हुए सड़क पर पहुंचे। वो ट्रक अभी भी वहीं खड़ा था। हम उस ट्रक के पास पहुंचे तो देखा ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर दर्द से कराह रहा था। रवि ने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई, तुम जिंदा हो? उस ट्रक ड्राइवर ने हमारी तरफ देखा और गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, हरामजादो, उल्लू के पट्टो, तुम्हारे चक्कर में मटियार मेरे दांत तोड़कर चला गया। हमने देखा उस आदमी के सामने के 4 दांत गायब थे और होंठ सूजे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मुंह में किसी ने घूंसा मारा हो। हम वहां से वापस अपनी कार की तरफ भागे। कार के अंदर बैठकर हमने चैन की सांस ली। कपिल ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की और कार एक ही बार में स्टार्ट हो गई। बस फिर क्या था, कपिल ने कार सीधा मामू के घर की तरफ भगा ली। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, सुबह के 4 बज रहे थे। करीब 3 घंटे बाद 7 बजे हम मेरे मामू के घर पहुंचे। कपिल ने फोन में देखा, नेटवर्क आ रहे थे। कपिल ने तुरंत उस तांत्रिक के नंबर पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए। अगर वो नहीं करता तो जैसा उस तांत्रिक ने कहा था, हम तीनों उल्टे कदम वापस उस मंदिर में जाकर खड़े हो जाते। मामू ने हमसे पूछा कि क्या हुआ, कहां पर गाड़ी खराब हो गई थी और हम लोग इतने डरे घबराए हुए क्यों हैं। तब कपिल ने मामू को सारी बात बताई। मामू ने पूछा, क्या क्या नाम बताया तुमने उस शैतान का? रवि बोला, मतियाण। मतियाण नाम सुनकर मामू जोर जोर से हंसने लगे। हम तीनों हैरान थे कि जिस मतियाण की वजह से हमारी जान सूखी पड़ी थी, उसका नाम सुनकर मामू हंस रहे हैं। मैंने मामू से कहा, मामू आप हंस क्यों रहे हो? मामू ने पूछा, तुमने उस तांत्रिक के पैसे दे दिए? कपिल बोला, हाँ, पैसे तो मैंने ट्रांसफर कर दिए। क्यों, क्या हुआ? मामू बोले, उस तांत्रिक ने तुम्हारा उल्लू बनाया है। उसने तुम्हारे डर का फायदा उठाया है। मतियाण एक एंटिटी जरूर है, मगर वो इंसानों को या जानवरों को मारकर नहीं खाता, कच्चा तो बिल्कुल नहीं खाता। कपिल बोला, क्या बोल रहे हो मामू? हमारे सामने ही तो उस तांत्रिक ने उस मतियाण को एक भैंस की बलि दी थी। मामू बोले, क्या उसने तुम्हारे सामने भैंस की बलि दी थी? कपिल बोला, नहीं, मंदिर के पीछे ले जाकर। मामू फिर बोले, क्या तुमने उसे ऐसा करते देखा था? कपिल ने कहा, नहीं। मामू बोले, हाँ, देखो मैं बताता हूं कि मतियाण क्या होता है। मतियाण एक प्रकार की एंटिटी है जिसके बारे में मैंने भी सिर्फ सुना है, कभी मेरा उससे पाला नहीं पड़ा। कई 100 साल पहले यहाँ पहाड़ों में एक राजा हुआ करता था जिसका एक बेटा था। बेटे को नशे की बहुत बुरी लत पड़ गई थी। शराब, धतूरा, चरस, गांजा, हर तरह का नशा करता था वो। राजा उससे बहुत दुखी था। एक दिन वो राजा मतियाण को नशे की हालत में जंगल लेकर गया। वो राजा अपने साथ एक गंडासा भी लेकर आया था। उसने अपने बेटे मतियाण को एक पत्थर के ऊपर लेटाया और फिर उसका सिर काटने के लिए उसने अपना गंडासा हवा में उठाया और फिर जैसे ही उसने अपने बेटे पर वार किया, एक भेड़िया दौड़ता हुआ आया और उसने राजा के पैरों पर जोर से टक्कर मारी। राजा लड़खड़ाकर जमीन में गिरा और उसका गंडासा सीधा जाकर मतियाण के ऊपर गिरा, जिससे मतियाण का चेहरा कट गया। अब मतियाण को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उसका चेहरा आधा कट चुका था, साथ में उसकी आंखें भी कट चुकी थी, पर मतियाण जिंदा था। जिस भेड़िए ने राजा को टक्कर मारी थी उसने राजा के पैर में अपने दांत गड़ा दिए, जिसकी वजह से राजा भी अब दर्द से चीख रहा था। मतियाण ने अपने पास ही गिरे हुए गंडासे को उठाया और उस भेड़िए की गुर्राहट की तरफ उस गंडासे से वार किया। उस भेड़िए का सिर एक झटके में उसके धड़ से अलग हो गया, मगर साथ ही साथ राजा के दोनों पैर भी कट गए। राजा दर्द के मारे चीखने लगा, छटपटाने लगा। मतियाण अपने पिता का वो दर्द सह नहीं पाया। उसने गंडासा घुमाया और एक झटके में अपने दोनों पैर भी काट दिए और अपने दोनों पैर अपने पिता को अर्पण कर दिए और वो खुद जमीन में रेंगते हुए वहां से दूर चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने अपने बेटे की याद में अन्न और जल का त्याग कर दिया और 37 दिनों के बाद राजा की मौत हो गई। उनके देहांत के बाद एक रात मतियाण लौट कर वापस आया, नशे में चूर, डगमगाते हुए। जिसने भी मतियाण को उस रात देखा, डर के मारे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि मतियाण का कोई चेहरा नहीं था और सबसे खास बात, उसके दोनों पैर किसी भेड़िए के पैरों के समान मुड़े हुए थे। मतियाण उस रात के बाद किसी को दिखाई नहीं दिया। हाँ, गांव में कुछ रहस्यमयी मौतें हुई,
जो कि असल में किसी भेड़िए या बाघ का काम था। मगर गांव वालों को लगा कि ये मतियाण का काम है, इसलिए सभी ने गांव के बाहर सरहद पर एक मंदिर बनाया और उसमें मतियाण की एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित की ताकि मतियाण शांत रहे। मतियाण को शांत करने के लिए मंदिर में धतूरा और भांग की गोलियां रखी जाती थी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों का विश्वास मतियाण में से हटता गया। आज वो मंदिर तो वहीं पर है, मगर वहां किसी भी प्रकार की पूजा या फिर चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। जैसा तुमने बताया उससे तो यही लगता है कि तुम लोगों का सामना मतियाण से ही हुआ था, पर वो तुम्हें मारने या तुम्हें खाने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि तुम्हारे शरीर में से आती शराब की महक ने उसे तुम्हारी ओर आकर्षित किया था। कपिल ने पूछा, अब अच्छा, तो फिर वो हमारे पीछे पीछे उस मंदिर के अंदर क्यों नहीं आया? मामा बोले, क्योंकि उसको उस मंदिर की प्रतिमा में अपने पिताजी की छाप दिखाई देती थी या महसूस होती थी, इसलिए अपने पिता के सामने जाने से वो डरता है। मैंने मतियाण के बारे में जितना सुना या जितना पढ़ा उसी के हिसाब से कह रहा हूं, लेकिन ये तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उस तांत्रिक ने तुम तीनों का उल्लू बना दिया है। इतना कहकर मामू उठकर किचन में चले गए। रवि धीमे से बोला, 1 लाख का चूना लगा दिया उसने, थैंक गॉड मेरे पैसे सेफ हैं। कपिल बोला, ओए ब्रूसली के 33,300 रुपए निकाल, 1 लाख रुपए तीनों के बोले थे उसने। फिर कपिल मेरी तरफ देख कर बोला, और तू भी हीरो, तू भी निकाल 33,300 रुपए, कहानी का हीरो तू और पैसे मैं भरूं, पैसे निकाल चल। मैंने कहा, मैं क्यों दूं पैसे, मैंने थोड़ी ना डील के लिए हाँ बोला था, तेरी फटी पड़ी थी, तूने हाँ बोला, तू भर पैसे। कपिल गिड़गिड़ाते हुए बोला, दे दो यार प्लीज, कब से नकली आईफोन लेके घूम रहा हूँ, सोच रहा था इस महीने असली आईफोन लूंगा। रवि बोला, अच्छा तभी तेरा फोन सही टाइम नहीं बता रहा था। कपिल बोला, हाँ तो क्या हुआ, वाटरप्रूफ तो है। हाँ हाँ ठीक है, ले लेना पैसे, अभी नहीं है। अरे यार दे दो प्लीज, मेरे पैसे दे दो यार। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।